today we are going to start a new chapter, thermodynamics and thermochemistry. बच्चों आज हम थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, या थर्मोडायनामिक्स के अंदर किन किन पॉइंट्स को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, एक साइंस है, उसका एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द वैसे थर्मोडायनामिक्स की अगर हम स्प्लिटिंग करें ना, तो थर्मोडायनामिक की इसकी स्प्लिटिंग करें तो स्प्लिटिंग होगा इसका थर्मो एंड डायनामिक। थर्मो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है हीट, और जो डायनेमिक है इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब हमको बेसिकली क्या करना है, हमको हीट और एनर्जी के उसका जो मोशन है उसके फ्लो के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन हमने दी है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। मतलब हमको क्या करना है, ये जो यूनिट है इसके अंदर हमको एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है, और वो जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो सारा डिस्कशन हम इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही करेंगे। तो हम ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम आपसे हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपसे इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपसे गिब्स एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपसे वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इनके बीच एक एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनके बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को बेसिकली हम दो सेक्शन में स्टडी करते हैं। जो पहला हमारा सेक्शन है वो थर्मोडायनामिक्स होगा, और जो सेकंड सेक्शन है वो हमारा होगा थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में भी क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री को ब्रेक करेंगे तो थर्मो एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब इसमें भी हीट और एनर्जी की डिस्कस करना है, पर इसके अंदर डिस्कस किया जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर। इसका मतलब जो हमारी सेकंड ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री, इसके अंदर क्या कहेंगे, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस इन chemical processes। लिखा हमने डेफिनेशन, the branch of science which deal with energy changes taking place in chemical process known as thermochemistry। मतलब इसमें भी एनर्जी चेंजेस डिस्कस करना, पर ये जो एनर्जी चेंजेस है ना, ये हमारे केमिकल प्रोसेस से एसोसिएटेड होंगे। केमिकल प्रोसेस का मतलब जैसे आपने सपोज कोई कंपाउंड है उसका कंबशन करवा दिया, तो यार कंबशन करवाएंगे तो एक कंबशन की रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर जो हीट चेंज होगा वो हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। और एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपने एसिड बेस को मिक्स कर दिया, एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, वहां पर भी तो हीट चेंज होगा ना, तो वो हीट चेंज किसका है, केमिकल रिएक्शन का है, तो उसको भी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड के बनते समय भी हीट वगैरह रिलीज होती है, तो वो जितने भी हीट के टाइप है ना वो सब हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे दो पार्ट है, पार्ट ए हमारा थर्मोडायनामिक्स होगा और पार्ट बी हमारा थर्मोकेमिस्ट्री होगा। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे पार्ट ए के बारे में, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। चलिए जी, तो फर्स्ट पार्ट हम आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक। अभी जो थर्मोडायनामिक्स है इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक टर्म है। तो लिखा हमने सम बेसिक टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो बेसिक टर्म आती है वो हमारे पास आती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम किससे बोला जाता है, जैसे आपने ये यूनिवर्स लिया, अब इस यूनिवर्स के अंदर से आपने एक छोटा सा सेक्शन सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को तो इस यूनिवर्स का ये जो पार्ट है ना इसकी स्टडी करनी है, तो वो जो पार्ट है जिसको आपने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लिया वो बनेगा आपके लिए सिस्टम। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे ये यूनिवर्स है, हमने आपसे बोला ये यूनिवर्स है, और ये जो अपना मार्कर है आपको बोला कि इसकी स्टडी करनी है, तो जो मार्कर है वो इस यूनिवर्स का पार्ट है, तो इसको बोल दिया जाएगा सिस्टम। इसका मतलब यूनिवर्स का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लिया वो आपका बनेगा सिस्टम, और इस यूनिवर्स में से उस सिस्टम को हटा दिया जाए तो उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तो एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। डेफिनेशन हमने लिख दी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम की डेफिनेशन दे रहे हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आपने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लिया नोन एज सिस्टम, और यूनिवर्स में से सिस्टम को अगर हटा दिया जाए उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द सराउंडिंग। सराउंडिंग बनेगा द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। यूनिवर्स का मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग को मिक्स कर दिया जाए तो वो बन जाएगा यूनिवर्स। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स, राइट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, अब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। सिस्टम सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना वो ऑलवेज होता है वाया बाउंड्री। इसका मतलब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है। तो लिखा हमने सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय अ बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है, तो उनके बीच में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा या जो भी मैटर का एक्सचेंज होगा वो हमेशा होता ही वाया बाउंड्री है, बाउंड्री के थ्रू होता है। अब बाउंड्री की बात आती है तो हम देख लेते हैं बाउंड्री कितने टाइप्स की होती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करें टाइप्स ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री कितने टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट हमने ले लिया बाउंड्री है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। बाउंड्री कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। इसको अपन एक काम करते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो सपोज ऐसे समझना, आपने कंटेनर ले लिया है, ये कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर आपने वाटर ले लिया है, ये कंटेनर है और इसके अंदर आपने ये वाटर ले लिया है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप इस वाटर की स्टडी करना चाह रहे हो। तो जो वाटर है, तो वाटर तो आपके लिए क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा, और यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सराउंडिंग बनेगा। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर ने क्या काम किया, वाटर और सराउंडिंग को सेपरेट करके रख रखा। इसका मतलब ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है ना, ये हमारे लिए काम कर रहा है एक बाउंड्री की तरह। ठीक है, अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हमने क्या किया, जैसे मान लो सपोज ये कंटेनर है ना, ये हीट कंडक्टिंग ले लिया, तो हीट कंडक्टिंग ले लिया तो क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होगा। या ये भी हो सकता है कि जो कंटेनर है इसको हम हीट इंसुलेटर ले लेते हैं। अगर इसको हीट इंसुलेटर ले लेंगे तो वाटर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री हमारी नॉन कंडक्टिंग है। हाँ, अगर इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे बाउंड्री हमारी कंडक्टिंग है। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करें तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री के अंदर फर्स्ट टाइप हमने ले लिया, बाउंड्री या तो कंडक्टिंग होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है, सुना, अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और बाउंड्री का नॉन कंडक्टिंग है तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा इसको डिसाइड करेगा बाउंड्री आपने कैसे ली है, बाउंड्री आपने कंडक्टिंग ली है या फिर आपने बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग ली है। ठीक है, सेकंड बोला बाउंड्री या तो रिजिड होगा या बाउंड्री आपका फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कंटेनर वगैरह तो बोला है तो रिजिड बाउंड्री है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करें तो आप एक बलून ले लीजिए, एक आपने बलून लिया, बलून लेके बलून के अंदर आपने एयर को फिल कर दिया है, तो जो एयर है वो तो सिस्टम बनेगा, जो बलून है वो बाउंड्री, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका सराउंडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपने जो बलून है उसमें अगर थोड़ा सा एयर और मिला दोगे तो वो फैल जाएगा। इसका मतलब बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री तो फ्लेक्सिबल है ना। अगर आप उसमें से एयर विड्रॉ कर लोगे तो श्रिंक हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो बलून है ना, इसको बोला जा सकता है ये हमारे पास में एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। थर्ड, या तो बाउंड्री रियल होगा या बाउंड्री इमेजिनरी होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कंटेनर हो गया, बलून हो गया, ये तो सब रियल बाउंड्री है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जहाँ बाउंड्री नहीं होगी तो हम बोल देंगे यहाँ पर बाउंड्री है इमेजिनरी। इसका मतलब बाउंड्री तो होगी, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो बाउंड्री हमारे पास में फिर है इमेजिनरी। तो बाउंड्री के 3 टाइप हमने बता दिए, नंबर 1 कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नंबर 2 रिजिड और फ्लेक्सिबल, एंड नंबर 3 रियल और इमेजिनरी। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। अब आपको एक बात बता देते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है वो हमेशा वाया बाउंड्री होगा। लिखा हमने, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज थ्रू बाउंड्री। ठीक है जी, चलिए ये तो हमने आपको बाउंड्री के बारे में समझा दिया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं सिस्टम का क्लासिफिकेशन, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ये जो क्लासिफिकेशन है तो इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको भी हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमें बता रहे हैं कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा या जो मैटर का एक्सचेंज होगा उसके बेसिस पर सिस्टम हमारे होते हैं 3 टाइप के। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होगा क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। लिखा हमने, नंबर 1 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। इसके बेसिस पर सिस्टम 3 टाइप्स के, नंबर 1 है ओपन सिस्टम, नंबर 2 है क्लोज सिस्टम, थर्ड नंबर पे हमने ले लिया आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा। जिस पे टिक लगा दिया मतलब इसका एक्सचेंज होगा, क्रॉस लगा दिया मतलब उसका एक्सचेंज नहीं होगा। अब देख सकते हैं एनर्जी मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। चलिए देखो ना,
अब ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब बाउंड्री कंडक्टिंग है यार। और मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज होने का मतलब बाउंड्री आपकी क्लोज नहीं है, बाउंड्री आपकी सील्ड नहीं है, बाउंड्री आपकी ओपन है, तभी तो उसमें से मैटर निकल के बाहर चला गया। तो ये बोल दिया जाता है ये जो ओपन सिस्टम है इसके लिए बोला हमने बाउंड्री इज नॉट सील्ड, सील्ड नहीं है, इसलिए तो मैटर आ सकता है और जा सकता है। बाउंड्री इज नॉट सील्ड एंड नॉट इंसुलेटेड, ना तो बाउंड्री आपकी सील्ड है, सील्ड नहीं है, इसलिए मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, और ना ही इंसुलेटेड है, तभी तो ये एनर्जी का एक्सचेंज कर पा रहा है। अब दूसरा देखना, क्लोज सिस्टम की बात करें, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज होने का मतलब बाउंड्री कंडक्टिंग है और मैटर का नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाउंड्री आपकी सील्ड है। तो इसमें लिखा हमने बाउंड्री इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग है, मैटर का भी नहीं हो रहा है, इसका तो बाउंड्री सील्ड है। जो थर्ड सिस्टम है उसके लिए लिखा हमने बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड, बाउंड्री सील्ड भी है उसके साथ में इंसुलेटेड भी है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर इन ओपन वेसल, कोई भी ओपन कंटेनर लेके उसके अंदर आप वाटर फिल कर दीजिए, वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। ओपन सिस्टम का दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, ऑल लिविंग सिस्टम, जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो सब ओपन सिस्टम होते हैं। लिविंग सिस्टम के अंदर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हैं, एनिमल, और लिविंग सिस्टम का था एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, सब इसी के अंदर आते हैं। हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप देखा करो, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो देखो जब हम पैदा हुए थे तो हमारा वजन कितना था, और अब की बात करें तो वजन में डिफरेंस आ रहा है। और हम लिविंग सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए तो हमारी ग्रोथ हो रही है, और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तभी तो लिविंग सिस्टम है, अदरवाइज तो डेड सिस्टम बन जाता ना। इसका मतलब एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है, इसलिए बोल दिया जाता है जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो सब हमारे ओपन सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल एक तो ये ले लीजिए, वाटर इन क्लोज वेसल, वहां ओपन वेसल था, यहाँ क्लोज वेसल कर दिया, वाटर इन क्लोज वेसल। सेकंड हमने ले लिया ऑल ग्लोविंग बल्ब, जितने भी ग्लो करने वाले बल्ब होते हैं, आपने देखा ये जो ग्लो करने वाला बल्ब होता है, बल्ब के अंदर क्या है, उसके अंदर गैस होती है, मैटर है, पर वो मैटर निकल के तो बाहर नहीं आता, इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं करता, पर एनर्जी का तो एक्सचेंज कर रहा है ना, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, मैटर का नहीं हुआ, इसका मतलब वो बनेगा क्लोज सिस्टम। तो ध्यान रखना जितने भी ग्लो करने वाले बल्ब होते हैं, जितने भी ग्लोविंग बल्ब होते हैं ना, वो सब हमारे पास होते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड हमने ले लिया फ्रिज। अब आप सोचेंगे फ्रिज कैसे क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में आता है। देखो फ्रिज जो सिस्टम हमने बनाया ना वो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी फूड आर्टिकल है, अब उस फूड आर्टिकल को खराब होने से बचाना है, इसलिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज क्या करता है, उसके साथ में एनर्जी का एक्सचेंज करके और उसको खराब होने से बचाता है ना कि उसके साथ मैटर का एक्सचेंज करता है। तो मैटर का तो नहीं करता पर एनर्जी का तो करता है ना, इसलिए उसको बोला जाता है जो रेफ्रिजरेटर है ना वो बेसिकली होता है हमारा क्लोज सिस्टम। थर्ड हमने ले लिया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कॉफी इन थर्मोफ्लास्क, थर्मस जिसे बोलते हैं थर्मोफ्लास्क, उसके अंदर आपने जो कॉफी है तो वो हम बोल सकते हैं वो तो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज करेगा, इसका मतलब वो आ जाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, ये हमने आपको सिस्टम के टाइप बता दिया कि सिस्टम एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज होगा उसके बेसिस पर हमारे सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, एक हुआ ओपन सिस्टम, एक हुआ क्लोज सिस्टम और एक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ये इसका क्लासिफिकेशन में पॉइंट नंबर 1, क्लासिफिकेशन के अंदर पॉइंट नंबर 2 अब डिस्कस करें आपसे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन, सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा तो हम बोल देंगे ये एक होमोजेनियस सिस्टम है, और सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बोल देंगे ये एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस किससे बोला, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस। अगर प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड का मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, प्योर लिक्विड है तो भी केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, और प्योर गैस है तो भी तो उसका केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस ये सब हमारे पास आते हैं होमोजेनियस सिस्टम की कैटेगरी में। ठीक है, सेकंड हमने ले लिया हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम, अब हेट्रोजीनियस सिस्टम किसे बोलेंगे, जिसका केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉलिड, आपने क्या किया, सॉल्ट और शुगर को मिला दिया तो उसका केमिकल कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो वो बनेगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन में ले लिया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो जो वर्ड है ना, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज नंबर। मैक्रो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लार्ज नंबर, इसका मतलब होता है बल्क। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ बल्क में केमिकल एंटिटीज प्रेजेंट हो, उसको बोल दिया जाता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। केमिकल एंटिटीज का मतलब होता है एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन। ठीक है, जैसे ऐसे कोई समझते हैं, हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर लेके इसमें गैस फिल कर दिया। सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर मैं गैस फिल कर दूंगा तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल है। जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इसका मतलब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बन गया। सेकेंड, हमने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर दिया है, तो इसमें भी वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो हम बोलेंगे ये भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। हाँ, अगर हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो ये भी होमोजेनियस सिस्टम है और ये भी होमोजेनियस सिस्टम है, पर नंबर ऑफ एंटिटीज के हिसाब से देखेंगे ना तो ये भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में और ये भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं, हम जब कभी भी थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं ना तो हम ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट हो। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे एक कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल लेके उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करने बैठ गए। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी एक लिमिटेशन समझ सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमेशा बल्क सिस्टम को डील करता है, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करता है। कभी भी सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल की थर्मोडायनामिक स्टडी नहीं की जाती है। तो जब भी हम थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे तो सिस्टम तुम लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, सिस्टम हमेशा आपको मैक्रोस्कोपिक ही लेना है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स हमेशा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को ही डील करता है, माइक्रोस्कोपिक को डील नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब ये भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया यार, ये भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। अब ये जो सिस्टम है ना, जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है, कंटेनर में वाटर है, तो इनकी ये जो सिस्टम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब तभी होगी जब सिस्टम होगा मैक्रोस्कोपिक, इसलिए इन प्रॉपर्टी को बोल दिया जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, या इन्हीं को बोल दिया जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। properties of macroscopic system is known as macroscopic property oblique thermodynamic property। ये जो macroscopic system है इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको बोल दिया जाता है macroscopic property, या इसको बोल दिया जाता है thermodynamic property। और ये जो मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी बताया ना, इनमें भी क्या देखने को मिला, कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी होती है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करती है उसको बोल देते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है उनको बोल दिया जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारे पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आईपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक हमारे पास आ गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ईपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए लिखा मैंने डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल आपके इंटेंसिव के होंगे और कौन सा एक्सटेंसिव होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोल दिया क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो समझना। ये इधर काम कर लेते हैं, इसको समझना। जैसे मैंने कंटेनर ले रखा है, देखो भाई ये कंटेनर ले लिया, ये मैंने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, इसमें जो गैस भरी हुई है इसका प्रेशर है P, इसका वॉल्यूम है V और इसका टेम्परेचर है T। ये गैस भरी हुई है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इसमें गैस भरी हुई है, ये जो कंटेनर है जिसमें ये गैस भरी रखी है आपने, इस कंटेनर के अंदर बीच में एक डिस्क इसमें इंसर्ट करके और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो एक चेम्बर था, अब उस एक के दो पार्ट हमने कर दिए, 50-50% कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ये था ना, इसका प्रेशर P था, अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इनका प्रेशर कितना कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर प्रेशर तो दोनों ओर P रहेगा, ये P रहेगा। वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम V था,
हाँ आप कहेंगे वॉल्यूम तो सर इसका भी v/2 हो जाएगा, इसका भी v/2 हो जाएगा, और टेम्परेचर इधर भी रहेगा T और इधर भी रहेगा T। तो आप देख पा रहे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऐसी प्रॉपर्टी है। भाई इधर से इधर कंपेयर करने का मतलब हमने सिस्टम का अमाउंट आधा कर दिया ना, तो सिस्टम का अमाउंट आधा करने पर आप देख पा रहे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हुए, जबकि वॉल्यूम हमारा हो गया आधा। इसका मतलब वॉल्यूम मास पे डिपेंड कर रहा है और प्रेशर और टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो वॉल्यूम है वो बनेगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिखा मैंने, पहला एग्जांपल लिखा मैंने प्रेशर और दूसरा लिखा मैंने टेम्परेचर। इधर देखो, चलो पहले इसकी इंटेंसिव की बात करें। प्रेशर टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट लिया हमने, देखो जैसे आपने क्या किया 1 लीटर वाटर लिया, मैंने आपसे बोला ये देखो भाई 1 लीटर वाटर है और इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। फिर मैंने आपसे बोला ये जो 1 लीटर वाटर है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, अब बताओ डेंसिटी कितनी कितनी होगी। तो आप बोलेंगे डेंसिटी तो 1 की 1 ही रहेगी, इसका डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो डेंसिटी इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो 100 लीटर होगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही रहेगा ना, तो बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट लिया हमने कंसंट्रेशन समझना। आपने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लेके आपसे बोला कि इसका कंसंट्रेशन 55.5 है, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो भी कंसंट्रेशन 55.5 ही रहेगी ना। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 1 लीटर आपने वाटर लिया, उसका pH 7 था, उस 1 लीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो भी pH दोनों का 7 रहेगा, यानी pH भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो नेक्स्ट लिखा मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद लिखा हमने कंसंट्रेशन, ये pH लिख दिया हमने। एक और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक लिखा हमने वेपर प्रेशर भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक लिखा हमने स्पेसिफिक हीट और एक लिखा हमने मोलर एंथैल्पी। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर एंथैल्पी ये सब हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अच्छा अगर अमाउंट चेंज करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो अमाउंट चेंज करने से मास भी चेंज होगा और मोल भी चेंज होंगे। इसका मतलब मास और मोल दोनों अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, तो सिस्टम का अमाउंट पर डिपेंड करेगा, तो ये बनेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिखा हमने मास, वॉल्यूम, मोल, ठीक है, हीट। देखो एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी मास पर डिपेंड करता है, तो जितनी भी एनर्जी होती है, सुनो, जितनी भी एनर्जी होती है या एनर्जी की फॉर्म्स होती है ना, वो सब होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एनर्जी मास पर डिपेंड करता है। E=mc² से समझ लो, E=mc² से पता लगता है कि एनर्जी मास पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है या एनर्जी की फॉर्म होती है वो सब मास पर डिपेंड करेगा, तो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो आपको जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म आती है वो सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखो हमने लिख दिया हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, फोर्स, ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो हमने लिखा एंथैल्पी एनर्जी होती है ना, एंथैल्पी लिखा मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इधर लिख रहा हूं मैं मोलर एंथैल्पी, समझना, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो मोलर एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर एंथैल्पी का मतलब 1 मोल की एंथैल्पी। इसका मतलब जब आप मोलर एंथैल्पी की बात करेंगे तो आप 1 मोल का लेंगे, जब आपने 1 मोल ही ले लिया तो अमाउंट तो आपका फिक्स हो गया ना। तो ध्यान रखना एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी टाइप से हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक हीट हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम की हीट। जब 1 ग्राम की हीट है तो 1 ग्राम अमाउंट फिक्स हो गया, तो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक का मतलब 1 ग्राम के लिए, मोलर का मतलब 1 मोल के लिए। इसका मतलब जिसके आगे भी स्पेसिफिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 ग्राम के लिए होगा तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। और जैसे मोलर लिखा हुआ है, जैसे मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिब्स एनर्जी, तो जिसके आगे मोलर लगा दिया मतलब वो 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए तो वो भी बन जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के एग्जांपल बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे देता है। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है।
इसको ठीक कर देता हूं मैं। देखो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल मैंने लिया, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया, डेंसिटी, और डेंसिटी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देख सकते हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रहा है। या ऐसे बोल रहे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने इंटेंसिव में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और फोर्स अपॉन एरिया ये क्या गया, प्रेशर। प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रहा है। तो ध्यान रखें, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो आपको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। ऐसे बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में चेंज कर दिया। हम इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में भी चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। एन एफ ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, डेल्टा जी, और डेल्टा जी हमारे पास आ जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा नोट नंबर 1 आ गया। सेकेंड नोट देखो, सेकंड नोट क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं। सेकंड नोट हमने लिखा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर व्हाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव नेचर। ये आपको इससे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं समझाता हूं आपको। आप इसको से देखें, जैसे हमने इसमें एक सोल्यूशन ले रखा है, इस कंटेनर में भी एक सोल्यूशन है, इसमें भी एक सोल्यूशन हमने ले रखा है, सेम सोल्यूशन है। दोनों के अंदर हमने सेम सोल्यूशन ले लिया। इसमें जो सोल्यूशन है इसकी बात करें तो ऐसे बोल सकता हूं, इसमें हमने जो सोल्यूशन लिया, सपोज इसका वॉल्यूम हमारे पास है 20 मिलीलीटर और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना हमारे पास में 20 मिलीलीटर है और इसका भी टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने दोनों को मिला दिया, ये दोनों को मिला दिया। जैसे हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करते हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 + 20 इक्वल टू ये तो 40 ml आ जाएगा। पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसको थोड़ा लिख सकते हैं 20 + 20 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं होगा ना, टेम्परेचर इसका भी 20 डिग्री रहेगा। तो देखो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर को हम ऐड नहीं कर पा रहे, जबकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको ऐड कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप इनको ऐड कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है नॉन एडिटिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एडिटिव। लिखा भी हमने IP intensive property are non-additive in nature while extensive property are additive in nature। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव नेचर का होता है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है जी। ये हमने आपको इंटेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं, इसके अंदर स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट। स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब आपने एक सिस्टम ले लिया, आपने एक सिस्टम ले लिया। जैसे आपने बोला ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये लीजिए, ये हमारे पास एक सिस्टम, चलो इसी की बात करें। ये हमने सिस्टम ले लिया, सिस्टम लेके हमने आपसे बोला कि जो सिस्टम है इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम इसका V1 और इसका टेम्परेचर T1। इसका मतलब ये इसकी एक स्टेट हो गई है। स्टेट का मतलब ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या है, ये बेसिकली ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। इसका मतलब सिस्टम की स्टेट का मतलब उसके जो भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू असाइन कर दो। तो जैसे आपने बोला हमारे पास सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 हो गया, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। इसका मतलब ये सिस्टम की एक स्टेट है।
अब आपने क्या बोला कि हमारे पास एक और सिस्टम, ये अब आपने बोला कि मैंने प्रेशर को P1 की जगह P2 कर दिया, वॉल्यूम को V1 से V2 कर दिया, टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, इसका इस सिस्टम की दूसरी स्टेट आ गई। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब सिस्टम के वो जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर है उनकी एक डेफिनेट वैल्यू हो तो सिस्टम की एक स्टेट को बताता है। स्टेट ऑफ सिस्टम को लिखा हमने, the state of system means condition of existence of system in which its thermodynamic property like temperature, pressure, volume have definite value। मतलब उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है उनकी एक डेफिनेट वैल्यू है तो सिस्टम की एक स्टेट होती है। हाँ, अगर आपने वो जो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी उनको चेंज कर दिया तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। इफ any of these property of system changes the system is said to be in different state। अगर आपने इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया या सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। और जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है हम बोलेंगे एक प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब होता है सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। और सिस्टम का स्टेट चेंज कैसे होगा? तो ऑब्वियस बात है उसकी जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर है आप उनको चेंज कर दो तो सिस्टम की स्टेट बदल जाती है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। सिस्टम की स्टेट का चेंज होना एक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल डायग्राम से समझा दिया, लाइन डायग्राम समझा दिया। एक सिस्टम है हमारे पास में, हमने बोला ये जो सिस्टम है इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, उसका टेम्परेचर T1 है। इसका मतलब ये सिस्टम की एक स्टेट है, इसको हमने बोल दिया इनिशियल स्टेट। अब हमने क्या किया, जो सिस्टम है उसके जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर है उसको P1 से कर दिया P2, वॉल्यूम V1 से कर दिया V2, टेम्परेचर T1 से कर दिया T2। इसका मतलब सिस्टम एक ही स्टेट से चला गया दूसरी स्टेट में, ये इसकी इनिशियल स्टेट हमने बोल दी, ये इसके फाइनल स्टेट है। और सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, इसका मतलब हमने ये प्रोसेस करवा दिया। तो प्रोसेस का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, ये आपका स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर स्टेट फंक्शन। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है पर थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टेट फंक्शन नाम से पता लग रहा है, स्टेट फंक्शन किसका फंक्शन हो? स्टेट का फंक्शन हो। इसका मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल सिस्टम की स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करे, ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको बोल दिया जाता है स्टेट फंक्शन। A physical quantity which depend on initial and final state of system not on path is known as state function। जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करे, उनको बोल दिया जाता है स्टेट फंक्शन। एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ई का मतलब इंटरनल एनर्जी, एच होता है एंथैल्पी, जी है गिब्स एनर्जी और ऐसे एंट्रोपी एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नोट लिखा। हीट और वर्क की बात करें, हीट एंड वर्क आर नॉट ए स्टेट फंक्शन, दीज आर पाथ फंक्शन। हीट और वर्क जो है वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है हीट और वो जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, ये होते हैं पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क आर दी पाथ फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक, चलिए जी, अभी आपको प्रोसेस तो समझा दिया था। प्रोसेस का मतलब क्या है? जब कभी भी सिस्टम एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं तो प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट हमने ले लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हुआ जब कभी भी सिस्टम एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाए तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। A process in which temperature of system remain constant known as isothermal process। isothermal का मतलब जब कभी भी सिस्टम एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको बोल दिया जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी भी 0 होगा। ठीक है, आइडियल गैस जो होती है ना, आइडियल जो गैस है, अगर हम बात करें आइडियल गैस, आप कहेंगे सर आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस के लिए बोला जाए एक ऐसी हाइपोथेटिकल गैस है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होते हैं, वो होती है एक आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए एक फॉर्मूला होता है, आगे हम बात करेंगे आपसे, अभी हमें जरूरत है इसलिए हम काम में ले रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू होता है एनसीवी डेल्टा टी और डेल्टा एच इक्वल टू होता है एनसीवी डेल्टा टी, ये होता है आइडियल गैस के लिए।
क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ई इक्वल टू है एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टू है एनसीवी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए। हमने आइडियल गैस को लिया और प्रोसेस ले लिया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल लेंगे तो डेल्टा टी कितना हुआ, 0। आप इसमें डेल्टा टी को 0 रखें तो डेल्टा ई भी 0 आ जाएगा और डेल्टा एच भी 0 आ जाएगा। इसलिए बोल देते हैं कि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल एच और डेल ई दोनों ही 0 होते हैं। किसके लिए 0 है, डेल एच और डेल ई की 0 वैल्यू किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल एच एंड डेल ई बोथ इक्वल टू 0। चलिए जी, अब हम आपसे बात कर रहे हैं फेज ट्रांजिशन के बारे में। फेज ट्रांजिशन का मतलब समझाता हूं पहले तो। फेज ट्रांजिशन का मतलब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको पता है आइस का मेल्ट होना एक 0 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस होता है। अब 0 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब ये तो आइसोथर्मल हो गया। दूसरा फेज ट्रांजिशन बताते हैं वाटर का वेपोराइजेशन। वाटर का जो वेपोराइजेशन है वो 100 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब वाटर का वेपोराइजेशन भी एक आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री पे हुआ ना, इसलिए बोल दिया जाता है जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं ये सब आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ध्यान रख लेना, जितने भी फेज ट्रांजिशन है वो सब होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हमने लिखा ऑल फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल प्रोसेस। और अभी भी क्या समझाया था, आइसोथर्मल है तो डेल ई 0 होगा, पर क्या बोल रहे हैं डेल ई कब 0 होगा, जब आइडियल गैस होगी। ये तो फेज ट्रांजिशन है, इसलिए तो नोट करवा रहे हैं आपको। ऑल फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल प्रोसेस बट डेल एच एंड डेल ई नॉन 0 होता है। तो ध्यान रखना, जितने भी फेज ट्रांजिशन है ये होते तो आइसोथर्मल है, पर इनके लिए डेल ई और डेल एच 0 नहीं होगा। डेल ई और डेल एच 0 कब होगा, जब आइसोथर्मल तो होगा उसके साथ में आइडियल गैस होगी। हाँ, अब फेज ट्रांजिशन में डेल ई 0 क्यों नहीं होता है उसका लॉजिक दे रहे हैं हम आपको, समझना रीजन। वैसे जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होती है। इंटरनल जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होती है। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है और पोटेंशियल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फंक्शन है। समझ लेना, इंटरनल एनर्जी वैसे तो बहुत सारी एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होती है। इंटरनल एनर्जी जो है वैसे तो बहुत सारी एनर्जी का एल्जेब्रिक सम है, पर इसके अंदर मेनली होती है एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फंक्शन होता है। मेरे को कंपेयर करना है, मैंने एक तरफ तो आइडियल गैस को लिया और एक और ले लिया मैंने फेज ट्रांजिशन। आइडियल गैस और फेज ट्रांजिशन को कंपेयर कर रहा हूं। आइडियल गैस लेके इसमें तो मैंने ले लिया आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और फेज ट्रांजिशन के अंदर मैंने एक एग्जांपल ले लिया मेल्टिंग ऑफ आइस। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना दिया 0 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका मतलब यार इसमें भी तो टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट है, मतलब ये भी तो है तो आइसोथर्मल ही ना। इसका मतलब इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है जी, चलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। इधर भी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, इसका मतलब आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इसका इधर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी जो भी इंटरनल एनर्जी वो केवल क्या होगी, काइनेटिक, और उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अगर ये भी कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट होगा। अगर ई कांस्टेंट है ई का चेंज हो जाएगा 0, इसलिए बोलते हैं डेल्टा ई 0 आ जाता है। इसका मतलब आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई 0 हो गया। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इधर देखो, अब हमने फेज ट्रांजिशन लिया तो E इक्वल टू क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टेम्परेचर तो बेटा जिसका भी कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसकी भी कांस्टेंट होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पहले H2O सॉलिड था अब लिक्विड बना, सॉलिड था लिक्विड बना, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हुआ। तो क्या सॉलिड से लिक्विड बदलेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की नेचर चेंज होगी, तो बिल्कुल चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है पर पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है। इसके वेरिएबल होने की वजह से हमारा ई वेरिएबल होगा। अगर ई वेरिएबल है तो ई का चेंज हो जाएगा नॉन जीरो। तो अब आप याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए कि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई 0 होता है, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए, जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, सॉरी जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं, जितने भी फेज ट्रांजिशन है वो सब आइसोथर्मल होते हैं, पर उनके लिए डेल्टा ई होता है नॉन जीरो। ठीक है जी।
टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता रहे थे। फर्स्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस कर लिया। सेकंड होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी जीरो होता है। प्रेशर कांस्टेंट इसको समझा, जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, एक ओपन कंटेनर है और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कंटेनर अगर ओपन है तो उस ओपन कंटेनर में प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का लगेगा ना, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 atm कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसका मतलब एक तरह से ये तो आइसोबारिक का एग्जांपल हो गया। तो जितने भी ऐसे एग्जांपल होते हैं ना केमिकल रिएक्शन जो कि ओपन कंटेनर में हो रही है, वो बन जाते हैं हमारे आइसोबारिक। आइसोबारिक का एग्जांपल लिखा मैंने, ऑल द रिएक्शन और प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओपन वेसल। अगर कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रही है, इसका मतलब वो आइसोबारिक का एग्जांपल होगा। हाँ, अगर क्लोज कंटेनर में हो रही है, तो अगर कंटेनर क्लोज है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर वो आइसोकोरिक का एग्जांपल होगा। थर्ड लिया हमने आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो डेल्टा वी होगा 0। आगे हम आपको वर्क के बारे में बताएंगे, और वर्क का एक फॉर्मूला होता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये लिखा ना WPV, पीवी वर्क, इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी 0 तो वर्क भी 0 होगा, तो इस बात का ध्यान रख लेना। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ये जो पीवी वर्क होता है ना, ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, ये होता है 0। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। एग्जांपल, अब आइसोकोरिक एग्जांपल क्या लिखे, ऑल द रिएक्शन इन क्लोज वेसल, ये मैंने आपको बता दिया। क्लोज कंटेनर में जो भी रिएक्शन होगी वो आइसोकोरिक के अंदर होगी। दूसरा एग्जांपल, ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन बोम कैलोरीमीटर। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, बोम कैलोरीमीटर एक क्लोज कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड है उसका कंबशन करवाया जाता है। अब कंटेनर क्लोज है, ऑब्वियस सी बात है आइसोकोरिक होगा। इसका मतलब बोम कैलोरीमीटर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो भी होगी आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक दो एग्जांपल याद कर लेना, ऑल द रिएक्शन इन क्लोज वेसल, और दूसरा ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन बोम कैलोरीमीटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता रहे थे। ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप, टाइप नंबर 4, फोर्थ टाइप हमने ले लिया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किससे बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस and heat of system remain constant is called adiabatic process. Adiabatic process का मतलब there is no heat exchange between system and surrounding। ठीक है, इसका तो Q होगा 0। यहाँ पर Q क्या है, Q यहाँ पर वो हीट है जो उनके बीच में एक्सचेंज हो रही है, तो Q is the heat exchange, Q 0। ठीक है, अब देखो, अगर सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम हमारा थर्मली इंसुलेटेड है। तो ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड होगा तभी तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वेरी। अच्छा, हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, पर यार वर्क तो होगा ना, तो वर्क होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा। तो आप ये मत समझना कि एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, टेम्परेचर वर्क की वजह से चेंज होगा, क्योंकि वर्क की वजह से उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बदलेगा, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो टेम्परेचर तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम का हीट तो कांस्टेंट रहेगा, हीट का सिस्टम की हीट कांस्टेंट होगी, उनके बीच में हीट का एक्सचेंज 0 होगा, पर सिस्टम का टेम्परेचर वेरी करता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वेरीज। ये आपको प्रोसेस नंबर 4 बता दिया है। एक प्रोसेस और बताता हूं, फिफ्थ प्रोसेस हमने ले लिया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जो डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ वापस वहीं आ जाए जहां से वो स्टार्ट हुआ था, उसको बोल दिया जाता है साइक्लिक प्रोसेस। हमने इधर तो प्रेशर लिया, इधर वॉल्यूम लिया, ये देखो हमारा सिस्टम ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, हम ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, और डी से वापस ए आ गए। यानी प्रोसेस डिफरेंट है पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, लिखा हमने, when a system undergoes a number of different process and finally returns to initial state is called cyclic process। ये हमारा cyclic process जो हो गया। अभी मैंने बताया था ना वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V। देखो अब ये P और ये V है ना, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इस एरिया अंडर द कर्व को हम बोल देंगे वर्क। ये इसका वर्क आ जाएगा। तो ये क्या एरिया 0 है क्या, तो 0 तो नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं साइक्लिक प्रोसेस का वर्क 0 नहीं होता है। वर्क इज नॉट 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखना, वर्क इज नॉट 0। यहाँ हम आपसे जो बात कर रहे हैं, ये बात करें पीवी वर्क के बारे में, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क 0 नहीं होता है। दूसरी पॉइंट,
आपने कोई भी स्टेट फंक्शन ले लिया है और उस स्टेट फंक्शन का आपने चेंज नहीं करना, स्टेट फंक्शन तो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल तो सेम होगा, तो डिफरेंस भी तो जीरो आ जाएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनका चेंज होता है जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन इज जीरो, दैट इज डेल्टा एच भी जीरो होगा, डेल्टा ए भी जीरो होगा, मतलब जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है उनका चेंज होता है जीरो। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ध्यान रख लो, नंबर एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम होता है, नंबर एक। दूसरा ध्यान रख लेना वर्क नॉन जीरो होता है। नंबर तीन, आप ऐसे याद मत करना कि डेल एच और डेल ई जीरो होता है, आप ऐसे याद करना जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज जीरो होता है, उसके अंदर डेल्टा एच भी जीरो आ जाएगा और डेल्टा ई भी जीरो आ जाता है, तो स्टेट फंक्शन का चेंज होता है जीरो। ओके।